नवंबर और दिसंबर का महीना भी खत्म हो चुका था, लेकिन ठंड कमने का नाम नहीं ले रही थी। लगती है कि ठंड अपनी पूरी ताकत दिखा रही हो। चारों तरफ हवा इतनी तेज सर्द थी कि जैसे शरीर में बर्फ का झटका उतर रहा हो। खेत, पेड़, खंभे सब मोटी बर्फ की चादर में ढक चुके थे और हर तरफ गांव में सन्नाटा और डर का भारी माहौल फैला हुआ था। गांव के दो आदमी कांपते हुए आग में वे अपना हाथ सेक रहे थे। अरे रामू भाई, बहुत ठंड है। ऐसी ठंड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सच कह रहे हो भाई, लगता है आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। सब कुछ सफेद हो गया है। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। चलो घर चलते हैं, थोड़ा और देर हुए तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो होगा। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं भी अपना दुकान बंद कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ठंड में अब कोई दुकान नहीं आएगा। उस गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल चला जाता और लकड़ी काटकर गांव वाले को बेचकर वे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मोहन का जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन वो मेहनत और ईमानदारी से वे अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी पत्नी विमला ठंड से कांपते हुए कहती है, जी, आज ठंड बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे ये ठंड बढ़ती जा रही है। हाथ पांव भी सुन्न हो रहे हैं। ठंड हवा इतनी कड़क है कि जैसे सांस तक जम रही हो। इस ठंड में हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम सही कहती हो विमला, ऐसी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी। लोग लकड़ियां जलाकर भी ठंड में कांप रहे हैं, लेकिन हम कुछ न कुछ कर लेंगे। लेकिन ये टूटी छत, ये टूटी खिड़की से ठंडी हवा सीधे अंदर आ रही है। बच्चों की हालत देखिए। मैं सोच रहा हूँ कि सरपंच जी से थोड़ा उधार ले लूं, उससे छत और खिड़की ठीक करवा देंगे। ठीक है जी, जाके कोशिश तो करिए। गंगाराम घर से निकलता है कि उसे रास्ते में किशन मिल जाता है। अरे गंगाराम भाई, अच्छा हुआ कि आप घर के रास्ते में ही मिल गए। मेरे घर पर लकड़ी खत्म हो चुका है। थोड़ी सी लकड़ी मेरे घर पर भी पहुंचा देना। वैसे कहाँ जा रहे थे? क्या बताऊं किशन भाई, ये ठंड जान लेने वाली है। सुनने में आया है कि आगे और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसी वजह से मैं सरपंच जी के पास कुछ पैसे मांगने जा रहा हूं, ताकि मैं अपना घर का मरम्मत करा सकूं। ठीक है भाई, पर लकड़ी पहुंचाना मत भूलना। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं घर पर लकड़ी पहुंचा दूंगा। गंगाराम सरपंच जी के पास पहुंचता है और देखता है सरपंच मजदूरों को डांटते फटकारते काम करवा रहा था। गंगाराम हिम्मत करके आगे गया। सरपंच जी, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? घर की छत टूटी है, ठंड हवा घर के अंदर आ रही है और बच्चों की भी हालत बहुत खराब है। अरे चुप हो जा रे गंगाराम, किस हिम्मत से मेरे आगे हाथ फैलाकर खड़ा हुआ है? क्या मैं तुम्हें पैसे का कुबेर नजर आ रहा हूँ? कृपा करके कुछ पैसे दे दीजिए, हम मेहनत करके लौटा दूंगा। बोला ना, कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा जुबान चलाई तो यहीं हाथ पैर तुड़वा दूंगा।
सरपंच से अपमानित होकर गंगाराम चुपचाप वहां से लौट आया। आंखों में निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन गंगाराम की मजबूरी थी। वो अपने आप से बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में ना तो लकड़ी है ना कपड़ा, मेरी फैमिली ठंड से कैसे बचेगी? तब वो सीधा जंगल की ओर उम्मीद लेकर आगे बढ़े कि कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी। आधी घर ले जाऊंगा, आधी बेचकर कुछ पैसे जुटा लूंगा ताकि घर का मरम्मत करवा सकूं। जंगल के रास्ते में ही उसे किशन मिल जाते हैं। अरे गंगाराम भाई, लकड़ियां पहुंचा दिया ना? नहीं किशन भाई, अभी जंगल जा ही रहा हूं लकड़ियां लेने। जंगल से आएंगे तो पहुंचा देंगे। ठीक है भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, लकड़ियां पहुंचा देना। गंगाराम अपने मन ही मन बोलता है, पता नहीं आगे ठंड कितनी बढ़ेगी। अमीर लोग तो ठंड गुजार लेंगे, पर गरीबों का क्या होगा भगवान? सुबह सुबह गंगाराम फिर कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। तभी उसका पड़ोसी उसे रोकता है। अरे गंगाराम भैया, जंगल मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? सरपंच जी के लोग सुबह सुबह सारे जंगल की सूखी लकड़ियां उठा ले गए। अब वहां कुछ नहीं बचा है। क्या वहां थोड़ा सा भी नहीं है? नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। अगर भरोसा नहीं तो खुद जाकर देख लो। गंगाराम भागकर जंगल पहुंचता है और वहां थोड़ा सा भी लकड़ियां जमीन पर नजर नहीं आया। ये देखकर गंगाराम का उम्मीद टूट जाता है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरी उम्मीद भी मुझसे छीन ली गई। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? गंगाराम के घर पहुंचते ही विमला सवाल करती है, इतनी देर क्यों लगा दिए जी? क्या लकड़ियां नहीं मिली? विमला, सरपंच जी ने सारी लकड़ियां जंगल से उठा ली हैं। वहां एक भी लकड़ी नहीं बची और उधार भी नहीं दिया। अब क्या होगा जी? ये रातें कैसे कटेंगी? आज रात जो थोड़ी सी लकड़ियां बची हैं वही जला लेंगे। कल कुछ उपाय कर लेंगे। अगले दिन ही सुबह सुबह गांव वाले सरपंच जी के पास लकड़ी लेने जाते हैं। सरपंच जी, बस थोड़ी सी लकड़ी दे दो, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। 100 रुपए किलो है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। पहले पैसे ला, फिर लकड़ी ले जाना। मेरे पास मात्र 20 रुपए ही हैं, बस। तू लकड़ी लेने आया है या इसकी राख लेने? जा, पैसे ला, फिर लकड़ी ले जाना। गंगाराम फिर कोशिश करता है। सरपंच जी, थोड़ा सा लकड़ी दे दो, मेरी बीवी बच्चे ठंड से मर जाएंगे। कहा ना, पहले पैसे ला, उधार यहाँ नहीं मिलता। गंगाराम फिर अपमानित होकर घर लौट आता है। गंगाराम घर पहुंचता है तो विमला रोते हुए पूछती है, क्या हुआ जी? सरपंच जी ने लकड़ी नहीं दिया क्या? नहीं दिया, लेकिन सरला, कल तक देखना सरपंच का घमंड टूट जाएगा। मैं गरीबों को लकड़ी दिलवा कर ही दम लूंगा। गंगाराम की आंखों में एक तेज चमक थी, आग की तरह। रात के 12 बजे चारों ओर कोहरा, सन्नाटा और कड़ाके की ठंड थी। गंगाराम चुपचाप सरपंच के गोदाम की तरफ बढ़ता है। अब देखता हूं कि सरपंच क्या करेगा। कल सुबह पूरा गांव लकड़ी जलाएगा। कोई गरीब नहीं ठंड से ठिठुरेगा। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। हर घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा ढेर रखा था। अरे, ये लकड़ियां किसने रखी? पता नहीं, पर जिसने भी किया उसने हमारा जान बचा लिया। आज से ठंड का डर खत्म, अब बच्चे भी सुरक्षित हैं।
दूसरी ओर सरपंच के होश उड़ चुके थे। गोदाम में लकड़ियां गायब थीं। उसे अब समझ आ चुका था कि उसका लालच और घमंड उसे कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। सरपंच डर और शर्म से घंटों घर में बैठा रहा। गांव वालों ने हमेशा के लिए उससे मदद और उधार लेना हमेशा के लिए बंद कर दिया। गंगाराम ने किसी को अपना नाम नहीं बताया, लेकिन पूरा गांव उसकी वजह से ठंड से बच गया।